हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये चिंतन की परिभाषा किन के द्वारा दी गई है? दोस्तों कई बार जो एग्ज़ाम में जो परिभाषा होती है ये भी आ जाती है, तो आपको इन परिभाषाओं को जो है अच्छे से याद कर लेना है और नोटबुक में जो है नोट कर लेना है। तो ये जो चिंतन मानसिक क्रिया है इसका ज्ञानात्मक पहलू है, यह जो परिभाषा है ये रोस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए। अगला हमें जो है कल्पना का विकास करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो सभी क्रियाएं हैं ये कई की जानी चाहिए। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। तो ये जो कहानी सुनाना और रचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है इनसे जो बच्चे के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास होता है। कहानी सुनाने से जो बच्चे का जो माइंड है ये कहानी की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार जो है फिल्म देखने में बच्चे का मन लगता है ना, या कार्टून जो है देखने में बच्चे का मन लगता है, उसी प्रकार अगर उन्हें कहानी सुनाई जाए तो उनकी जो है पढ़ने में जो रुचि बनी रहेगी। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने का स्थानांतरण। तो सीखे हुए ज्ञान या विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। और ये जो स्थानांतरण है ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन की जो प्रक्रिया है इसमें प्रथम सोपान कौन सा है? तो ये जो अनुबंधन की प्रक्रिया है इसमें प्रथम जो सोपान है ये है उत्तेजना। तो ये जो पावलोव का विचार था कि सीखना एक अनुबंधनात्मक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है ये उत्तेजना है। यही उत्तेजना जो है पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है, स्मृति में सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो हमारी जो स्मृति है जिसे हम याद रखते हैं इसमें सीखी हुई वस्तु का जो सीधा उपयोग है ये जो कथन है ये किन का है? राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये जो है वुडवर्थ का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो आंतरिक रूप से अंदर से अभिप्रेरित होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कि वह हमेशा ही सफल होते हैं। हम जो है कक्षा में बच्चे को ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि वे हमेशा ही सफल होते हैं। तो अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें से 100 के 100 बच्चे ही जो है कामयाब हों। तो ये कथन कहना सही नहीं है कि वे हमेशा ही सफल होते हैं। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है। ऐसे बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता उनमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्य उपांत अध्ययन करना चाहिए। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो परिभाषा है किन के द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो है रूसो का कथन है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये जो सृजनशीलता है ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। यह जो कथन है ये किन के द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन है क्रो का जो है ये कथन है। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इनमें जो है सिद्धांत भी आते हैं। तो ये जो प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो सीखने का जो प्रयास है ये थॉर्नडाइक के जो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उससे त्रुटियां या भूलों की संख्या अधिक होती है।
किंतु यदि हम बार बार उसी कार्य को करते रहते हैं तो त्रुटियां या भूलों की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल का सीखना कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम किसी कार्य को प्रथम बार आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से जो वो गलत होने की उसकी ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन ज़्यादा जैसे हम उसी कार्य को करते रहते हैं तो हमारी जो गलतियां हैं उनकी संख्या कम होती चल जाएगी और हमें जो अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, उन्हें दंडित करना। दोस्तों, आप जो है एग्ज़ाम में कहीं पर भी जाए अगर ये दंडित शब्द आता है, किसी को दंड देना, तो इस प्रकार का जो आंसर होता है ये गलत होता है, क्योंकि हम जो है किसी को भी कोई दंड नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम में इसी की तरफ जो है महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए कि कोई भी जो उसमें नकारात्मक लाइन न हो। अगर जो है कोई नकारात्मक लाइन है तो वही जो है अगर पूछा गया तो उसमें उसी का जो आंसर सही होगा। तो जैसे यहाँ सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी भी बच्चे को हमें जो है दंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए कि उसे दंडित करना। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अभिप्रेरणा शब्द है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आवश्यकता। तो ये जो लावेल है इनका विचार था कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। यही कारण है कि अक्सर अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनको जो है ये सभी क्रिया की जानी चाहिए। कौन कौन सी क्रियाएं। विद्यार्थी में अगर प्रत्यय विकास या निर्माण करना है तो शिक्षक की शिक्षण विधि से सरल से जटिल की ओर जो है उनका विकास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और उनको विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो ये जो अवस्थाएं मानी गई है शैशव, बाल्य, किशोर और युवा, तो इनमें जो किशोरावस्था में जो संवेग पैदा होते हैं इनकी तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो इन सभी के द्वारा कौन कौन से हैं। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसायिक समस्या, नए परिस्थिति के साथ समायोजन जो होना, ये सभी किशोरावस्था की जो संवेग की कारण है, इसमें तीव्रता प्रकट होती है। तो किशोर जो अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है, उसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ संयोजन आदि जो है करने में समस्याएं होती हैं, जिसका मूल कारण उनके संवेगों का तीव्र गति से प्रकट होना होता है और संवेग जो 14 बताए गए हैं। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये जो है अगर किसी का जो मेंटल लेवल है ये 140 से अधिक है तो उसको प्रतिभाशाली, या अगर यहाँ पर प्रतिभाशाली ना होता, सृजनात्मक होता तो वही जो हमारा राइट आंसर होता। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण। तो वातावरण का निर्माण जो करना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो ये जो पूरे आवृत्ति वितरण के जो प्रतिनिधित्व है करने वाले मान को क्या कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रवर्ती परिमाप का मान। तो पूरे जो आवर्ती वितरण है इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती परिमाप का मान कहा जाता है, और जिसमें जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो ये जो ध्यान को आकर्षित करने की इनमें कौन सी आंतरिक दशा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है उनसे ही संवेगों की
उत्पत्ति होती है। संवेग जो है ये प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति जिसमें निहित रहती है। इनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों का कारण होती है और अभी तक जो है 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं इनको पहचाना जा चुका है, जिसमें भूख, नींद, प्यास, घृणा ये सभी जो है संवेग होते हैं। नेक्स्ट है रुचि का संबंध। तो ये जो रुचि है इसका संबंध किससे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधान अर्थात ध्यान। तो रुचि जो है ये वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो अवधान को हम जो है ध्यान भी कह सकते हैं कि अगर हमारा जो है किसी कार्य को करने में ध्यान है तो उसको जो हम जल्दी सीख लेते हैं। तो रुचि का जो अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है, तो दोनों साथ चलते हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान। ये जो बाल मनोविज्ञान है इनके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान किनका है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है। यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को जो है प्रथम स्थान दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के ही इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो है बालक को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता था, उसमें जो है शिक्षक केंद्र बिंदु होता था, क्योंकि शिक्षक जो है अपनी मर्जी से जो है बच्चों को हैंडल करता था, उनके अनुसार ही जो है सिलेबस बनाया जाता था। लेकिन जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें जो है बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है और उसी को ध्यान में रखकर ही जो है संपूर्ण जो वातावरण है, सिलेबस है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष की तरक्की प्रक्रिया इनमें से कौन सी पद्धति है? तो कौन सी पद्धति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निगमनात्मक जो है ये पद्धति है। तो ये जो निगमनात्मक विधि है इसमें तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर या निगम से उदाहरण की ओर चला जाता है। दोस्तों कई बार जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विधि है ये कौन सी होती है? तो ये जो है निगमनात्मक विधि होती है। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निगम से उदाहरण की ओर जो विधि है ये कौन सी होती है? तो ये निगमनात्मक विधि होती है। तो नवीन जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता। तो ये जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था 0 से 5 साल की होती है, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 की होती है और युवावस्था 12 से 18। तो 3 अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो 0 से 5, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24। तो इस प्रकार से जो है ये अवस्थाएँ मानी गई हैं। तो ये जो बाल्यावस्था की प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है ये है समूह की भावना को होना। तो ये जो बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष को जो है जीवन के एक अनोखा काल कहा गया है। सामूहिकता की भावना इस अवस्था की एक प्रमुख और मनोवैज्ञानिक विशेषता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक में जो है सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। वह एक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। इसमें जो है जो इधर उधर घूमना और दोस्तों को बनाना जो आदि इसी जो उम्र की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो ये जो गेट्स जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों पहले भी जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म जो है उसकी प्रवृत्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।